औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालबात और हमारे यूट्यूब चैनल नमूद सहर के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी पर बात करेंगे, जिसको उर्दू में हम एलर्जी की तशख़ीस कहते हैं। अगर आपको एलर्जी की बीमारी है या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका आपको कोई पता नहीं चल रहा कि ये किस वजह से ये बीमारी हो रही है और आप इलाज भी करते हैं लेकिन कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा उसका नहीं होता, तो ऐन मुमकिन है कि आपको एलर्जी हो। अब इसी एलर्जी को कैसे डायग्नोस किया जाता है, कैसे इसकी तशख़ीस की जाती है, और इस तशख़ीस के दौरान आपको ये बात भी बताई जाती है कि किस तरह आप इसका इलाज कर सकते हैं, किन चीज़ों से आपको एलर्जी है और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, किन चीज़ों के इस्तेमाल में आपको एहतियात बरतनी चाहिए। तो डायग्नोसिस का फ़ायदा ये है सबसे बड़ा, जब डायग्नोसिस हो जाए तो फिर आगे इलाज इतना मुश्किल नहीं होता। तो आज के लेक्चर में या आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं या आप ख़ुद अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको किसी ऐसी बीमारी की शिकायत है जो एक लंबे अरसे से चल रही है, जब वो किसी ख़ास माहौल में चला जाता है या जब वो कोई ख़ास चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो जिस तरह के आम बीमारियों में भी हम करते हैं, मेडिकल केस हिस्ट्री हम इसको कहते हैं। मेडिकल केस हिस्ट्री में सबसे पहले जनरल एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं, मरीज़ को देखते हैं, उसकी उम्र को, इसी तरह जिन्स मर्द है या औरत है, इसी तरह किस इलाके में वो रहता है उस इलाके को भी हम मद्देनज़र रखते हैं। वो प्रोफेशन या कारोबार, किस कारोबार से वो मुंसलिक है, हम उसको भी देखते हैं। इसी तरह उसको अगर प्रीवियसली कोई और बीमारी है तो हम उसको भी देखते हैं। और जो सिम्टम्स है, उसके आम अलामात है, उसको भी हम देखते हैं कि उसको स्किन की एलर्जी है या रिनाइटिस है, ज़ुकाम बार बार उसको हो जाता है, या उसके गैस्ट्रो का कोई मसला है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कोई मसला है, या उसकी आइज़ को हम चेक करते हैं कि उसमें कोई मसला है। तो ये जनरल सिम्टम्स होते हैं, हम उनको देखते हैं और हिस्ट्री जो है हम वो ले लेते हैं और उसको हम लिखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये दूसरे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वाइटल साइंस हम उनके लेते हैं। तो यहाँ भी हम जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, उनके वाइटल साइंस लेते हैं। वाइटल साइंस में 3, 4, 5 चीज़ें शामिल हैं। ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 आप जानते हैं। इससे कम या ज़्यादा हो तो फिर उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, फ़ैसला करते हैं। टेम्परेचर हम देखते हैं, टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल है, इससे ऊपर नीचे हो तो फिर उसके मुताबिक हम कोई फ़ैसला, कोई डिसीजन करते हैं। इसी तरह ब्रीथिंग रेट है, सांस जब हम लेते हैं 1 मिनट में तकरीबन 16 या 17, ये 20 तक नॉर्मल हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं और फिर उसको लिखते हैं। इसी तरह पल्स रेट, पल्स हम चेक करते हैं, 72 नॉर्मल है, इससे ऊपर हो जाए तो उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है, उससे नीचे हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो इसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। इसी तरह कार्डियक आउटपुट को हम चेक करते हैं और हार्ट रेट को हम चेक करते हैं। हार्ट रेट और पल्स रेट ये दोनों एक ही चीज़ है,
दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें करने के बाद ये जनरल हिस्ट्री है, जनरल एग्ज़ामिनेशन है, तकरीबन तमाम पेशेंट्स के साथ ये किया जाता है, ख़ास वो एलर्जी का पेशेंट हो या किसी और तकलीफ़ या शिकायत की वजह से वो आपके क्लिनिक में आया। इसके बाद हम फिर स्पेसिफ़िकेशन की तरफ चले जाते हैं। एलर्जी के लिए स्पेशल कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। तो दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक स्कैन टेस्ट है और एक ब्लड टेस्ट है। स्कैन टेस्ट इसमें फिर मज़ीद 3 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एक स्क्रैच टेस्ट या स्किन प्रिक टेस्ट इसको कहा जाता है, जो दूसरे टेस्ट है उनको पैच टेस्ट कहा जाता है, और तीसरे इंट्राडर्मल टेस्ट इनको कहा जाता है। अब स्क्रैच टेस्ट क्या है या स्किन प्रिक टेस्ट क्या है? इसमें क्या किया जाता है कि स्किन में प्रिक मामूली सी ज़ख़म को कहा जाता है, मामूली सी कट लगाई जाती है स्किन के ऊपर, और फिर एक सलूशन में जिसमें एलर्जेंस मौजूद हो। मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशंस मार्केट में भी दस्तयाब होते हैं, मेडिकल स्टोर्स पर भी दस्तयाब होते हैं, या जो एलर्जीज़ के क्लिनिक है उनके पास ये पड़े होते हैं। उन सलूशंस में याद रखें एलर्जेंस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जेंस होते हैं। तो उन एलर्जेंस में से एक ड्रॉप उसी प्रिक के ऊपर डाल देते हैं और कुछ टाइम के लिए वेट किया जाता है, 10-15-20 मिनट तक। 10-15-20 मिनट के बाद फिर उस प्रिक को देखा जाता है। 2-3 चीज़ें उधर नोट की जाती हैं। इचिंग को देखा जाता है, उसमें अगर ख़ारिश हो जाती है। नंबर 2 रेडनेस को देखा जाता है, उधर रेडनेस हो जाती है, फिर उसको भी काउंट करते हैं, उसकी मेजरमेंट करती है कि रेडनेस कितनी है। वो एक स्पेशलाइज्ड लोग वो करते हैं, वो उसका अपना एक तरीक़ाकार है। और तीसरी जो चीज़ है वो इन्फ्लेमेशन है, जिसको हम उर्दू में सोजन कहते हैं। सोजन को भी देखते हैं कि उस ड्रॉप की वजह से जो आपने उस प्रिक के ऊपर डाला था, उसकी वजह से यहाँ पर सोजन, रेडनेस और इचिंग हो गई है या नहीं। अगर उस ड्रॉप की वजह से या उस प्रिक की वजह से जिस पर आपने सोल्यूशन डाला था, उसकी वजह से सोजिश भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, इचिंग भी है, रेडनेस भी है, तो इसका मतलब है कि इस शख्स को, इस आदमी को जो आपके सामने बैठा है, इसको इसी चीज़ से एलर्जी है, इस सलूशन से एलर्जी है। अब उस सलूशन में आपने किस किस्म का एलर्जेंट डाला था, तो ये आपको फिर पता होगा और आप उसके मुताबिक उस पेशेंट को बताएंगे कि भाई आपको इस चीज़ से एलर्जी है, भाई आपको अंडे से एलर्जी है, आपको नट्स से एलर्जी है, आपको पोलिन से एलर्जी है, आपको डस्ट से एलर्जी है। मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जीज़ है। पिछले लेक्चरों में हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है। तो आप उस पेशेंट को फिर बता देते हैं कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, इससे अवॉइड करें। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो पैच टेस्ट उसको कहा जाता है। पैचेस स्किन के ऊपर लगाई जाती हैं। इसमें भी ये भी बेसिकली ये जो टेस्ट है प्रिक टेस्ट है, इसके करीब करीब टेस्ट है, लेकिन इसमें प्रिक नहीं लगाई जाती बल्कि रेडीमेड पैच मिलते हैं। उसके ऊपर मेडिसिन जो है वो भी मौजूद होता है। मेडिसिन या इसको आप एलर्जेंस कहते हैं, एलर्जेंस का जो सलूशन है वो उसके ऊपर मौजूद होता है। तो फिर क्या किया जाता है कि उसी पैच को पेशेंट के स्किन के ऊपर लगा दिया जाता है। वो पैच फिर लगा रहता है अमूमन कुछ टाइम के लिए, दिन 24 आवर्स भी या 6 आवर्स के लिए या कुछ ज़्यादा टाइम के लिए वो लगा रहता है, जितना डॉक्टर साहब मुनासिब समझे या जितने टाइम में वो पैच जो है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये इतने टाइम में रिज़ल्ट जो है वो दे देता है। फिर उसके बाद उस पैच को क्या है हटा दिया जाता है और मरीज़ जो है उस एरिया को देखा जाता है जिस एरिया के ऊपर पैच लगाया गया हो। तो उस एरिया के ऊपर अगर रैशेज़ हो, इसी तरह आर्टिकेरिया हो, इचिंग हो, ख़ारिश हो और सोजन हो,
और इससे बाज़ औक़ात सिस्टेमिक कुछ अलामात भी पैदा हो सकती हैं, तो उनको भी डॉक्टर साहब जो होते हैं वो एग्ज़ामिन करते हैं और उसके मुताबिक फिर ये फ़ैसला करते हैं कि इस मरीज़ को क्या है, ये पॉजिटिव है, इसको इसी एलर्जन की वजह से क्या है, बीमारी है, एलर्जी है। कंटैक्ट एलर्जी के दौरान जब उसको हम मालूम करते हैं कंटैक्ट डर्माटाइटिस के दौरान, तो ये स्पेशली ये टेस्ट किए जाते हैं। कंटैक्ट डर्माटाइटिस पर या कंटैक्ट एलर्जी पर पिछले 2 लेक्चरों में हमने तफसीली गुफ्तगू की हैं, तो आप वहाँ से उन लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं कि कंटैक्ट डर्माटाइटिस या कंटैक्ट एलर्जी जो है ये क्या चीज़ है। और ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, तो कंटैक्ट डर्माटाइटिस को या कंटैक्ट एलर्जी को मालूम करने के लिए, उसकी तशख़ीस करने के लिए या उसकी डायग्नोसिस करने के लिए पैच का जो तरीका है ये इस्तेमाल किया जाता है। इंट्राडर्मल टेस्ट एक और टेस्ट है, छोटे छोटे सैरिंजेस होते हैं 1 cc के, जो शुगर के सैरिंजेस भी उनको हम आम तौर पर कहते हैं, तो इंसुलिन जिसके ज़रिए हम इंजेक्ट करते हैं, उसी सैरिंज के ज़रिए स्किन के अपर लेयर में, जो स्किन का सबसे बालाई लेयर है, इसी में एलर्जेंस को क्या किया जाता है, दाखिल किया जाता है। याद रखिए ये जो एलर्जेंस होते हैं ये फैट सॉल्युबल सॉल्यूशन में मिक्स किए होते हैं। अब फैट सॉल्युबल सॉल्यूशन जो है उनमें ईथर है, एसीटोन है और अल्कोहल है, ये 3 इसमें शामिल हैं। तो पहले क्या किया जाता है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उनका काम है, मेरा और आपका काम तो नहीं है, लेकिन ज़रा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हम भी जो लेक्चर दे रहे हैं स्पेशली फार्मासिस्ट के लिए दे रहे हैं। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं फैट सॉल्युबल सॉल्यूशन, उनमें इस पोलेंस को या इन एलर्जेंस को डाल दिया जाता है, और जब वो सॉल्यूशंस तैयार हो जाते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, जो डर्माटोलॉजी के डॉक्टर साहबान हैं उनके क्लिनिक्स में ये सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो उनमें से कुछ सॉल्यूशन 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप 0.1 0.2 उनके ऊपर लिखा हुआ होता है वो सैरिंज के ऊपर, तो 0.1 2 3 जितना भी डॉक्टर साहब मुनासिब समझे वो उनमें से ले लेता है, और वो हो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू। आपको इंजेक्शन लगाने का तो पता है, तो एक इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं, आईवी इंजेक्शन होते हैं। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू वो पेशेंट के स्किन में उनको दाखिल किया जाता है, उन एलर्जेंस को। तो फिर उससे इर्द गिर्द कोई दायरा भी लगाते हैं और उसके ऊपर टाइम भी नोट किया जाता है कि 3:15 पर ये इंजेक्शन इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है मैंने पेशेंट को लगा दिया। अब 15-20 मिनट वेट किया जाता है और फिर आकर उस दायरे को देखा जाता है। उस दायरे के अंदर उन 3 चीज़ों को देखा जाता है, इचिंग यानी ख़ारिश को, उसके बाद दूसरे नंबर पर सोजन यानी इन्फ्लेमेशन जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, और स्वेलिंग भी उसको आप कहते हैं। इन्फ्लेमेशन एक अलग चीज़ है, एक मेडिकल टर्म है। इसके 3 बेसिक अलामात है, इचिंग, रेडनेस और स्वेलिंग। तो स्वेलिंग को भी देखा जाता है, इसी तरह इचिंग को भी देखा जाता है, और इसके साथ साथ रेडनेस को भी देखा जाता है। अगर ये तमाम अलामतें या इनमें से 1 या 2 मौजूद हो तो फिर डॉक्टर साहब जो है वो कहते हैं कि ये जो पेशेंट है इसको इसी ख़ास एलर्जन से क्या है, एलर्जी है। फिर वो पेशेंट को बता दिया जाता है। NIH या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इस्लामाबाद में, उसमें ये तरीक़ाकार जो है इख्तियार किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक मुख्तलिफ़ किस्म के कोई 12 या 15 तक जो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस है वो उनको दिए जाते हैं, और फिर एक एक को देखा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जेंस होते हैं, फिर वो उनके मुताबिक वो इंजेक्शन भी दे देते हैं। आगे जब हम ट्रीटमेंट पर बात करेंगे तो फिर इसी चीज़ की वजाहत हम करेंगे। ये 3 किस्म के टेस्ट हो गए। एक टेस्ट हमने बात की स्कैन के टेस्ट, ब्लड के टेस्ट। फिर स्कैन के टेस्ट जो थे उनके मज़ीद 3 किस्में हमने बताई हैं। एक प्रिक टेस्ट है, पैचेस लगाए जाते हैं, और तीसरे नंबर पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन के ज़रिए
जो एलर्जेंस है वो पेशेंट के जिस्म में दाखिल किए जाते हैं। अब ब्लड टेस्ट जो होते हैं ये तो आम क्लिनिक में नहीं हो सकते हैं, इनके लिए स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्रीज होते हैं। इनकी भी दो किस्में हैं, एक है रास्ट RAST रास्ट और एक है एलाइज़ा। एलाइज़ा का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिजीज़ हैं उनमें ये टेस्ट आम तौर पर किए जाते हैं। रास्ट जो टेस्ट हैं इसका नाम शायद आपने पहली बार सुना हो। अब रास्ट एब्रीवेशन है रेडियो एलर्गोसॉर्बिन, रेडियो एलर्गोसॉर्बिन टेस्टिंग, ये एब्रीवेशन है इन अल्फाज का। तो हम आपको इमेज में भी दिखा देंगे, आपको तफसील में दिखा देंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ब्लड के अंदर जो स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडीज़ है किसी शख्स के ब्लड के अंदर, उनको मालूम किया जाता है, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि रास्ट हैज़ रिसेंटली बिकम मोर यूजफुल एंड डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड एलर्जीज़। ज़्यादातर फूड एलर्जीज़ में ये टेस्ट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा दीगर एलर्जीज़ के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम या ज़्यादातर आजकल जो यूज़ हो रहे हैं फूड एलर्जीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो फिर इसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है, लेबॉर्ट्री में उसको भेजा जाता है। लेबॉर्ट्री में जाकर फिर उसके अंदर एंटीबॉडीज़ तलाश करने की कोशिश की जाती हैं कि जो स्पेसिफिक एलर्जेंस है उसके ख़िलाफ़ किस किस्म के एंटीबॉडीज़ इस ब्लड में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद हो तो फिर पेशेंट को बता दिया जाता है कि भाई साहब आपको इसी फूड से एलर्जी है, ये फूड जो है फिर कभी इस्तेमाल ना करना, और उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट भी दी जाती हैं। और अगर उस फूड में या उसके ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ मौजूद ना हो तो उसको कहा जाता है कि आपको कोई और बीमारी है, आपको इस फूड की वजह से क्या है एलर्जी नहीं है। एलाइज़ा टेस्ट जो है, एलाइज़ा क्या है, एंजाइम लिंक्ड एमिनोसॉर्बेंट एसे, ये इन अल्फाज का एब्रीवेशन है ELISA, E फॉर एंजाइम और L फॉर लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, I फॉर एमिनो और S फॉर सॉर्बेंट और A फॉर एसे। तो ये एक टेस्ट है, आम टेस्ट है, हेपेटाइटिस B C में भी किया जाता है। इसको EIA भी कहा जाता है, एंजाइम एमिनो एसे, ठीक है। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिसका बुनियादी मकसद जो है वो भी प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडी और एन एंटीजन, एंटीबॉडी या एंटीजन की मौजूदगी को क्या है डिटेक्ट करना, इसका बुनियादी मकसद है। तो ये भी ऊपर जो टेस्ट दिया गया था तकरीबन उसी से मिलता जुलता टेस्ट है, उससे इतना खास मुख्तलिफ नहीं है। तो अजीज़ तलबा और तालबात, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि एलर्जी को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात किसी शख्स को वैसी कोई और बीमारी होती है लेकिन वो कहता है कि मुझे एलर्जी है, मुझे एलर्जी है। तो जब वो एलर्जी क्लिनिक में चला जाता है, NIH में चला जाता है, 3-4 पेशेंट्स को मैं भी ले जा चुका हूँ NIH में। तो जब हम वहाँ पर चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी इनको एलर्जी नहीं है, इनको कोई और बीमारी है, इनको आप किसी और डॉक्टर को दिखा दें। तो फिर उधर जाकर यानी इन टेस्टों के बाद फिर सही पता चल जाता है कि किसी को एलर्जी है या नहीं है। तो आम लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है जिस आपको शक है कि ये एलर्जी है तो आप ज़रूर किसी एलर्जी क्लिनिक का विज़िट करें। उधर ये जो टेस्ट है वो डॉक्टर साहब जो भी मुनासिब समझे, जिस किस्म का टेस्ट भी आपके लिए मुनासिब समझे वो टेस्ट आप करा ले, वो करवा ले ज़रूर, ताकि पता चल जाए कि आपको एलर्जी है भी या नहीं है। अगर आपको एलर्जी है, किस चीज़ से एलर्जी है, फिर उस चीज़ से अवॉइड भी कर ले, उस चीज़ से ख़ुद को ज़रा दूर भी रखे, उससे मुहतात भी रहें। अक्सर लोग आजकल हम देखते हैं वो कलर या डाइज़ यूज़ करते हैं बालों के कलर को चेंज करने के लिए।
तो उनका चेहरा जो है वो लाल सुर्ख हो जाता है, ख़ारिश भी होती हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं। तो वो भी स्पेशली इन एलर्जी क्लिनिक्स में जाकर वो मखसूस किस्म की डाइज़ जो है वो वहाँ से रिकमेंड करवा सकते हैं कि उससे उनको एलर्जी ना हो। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी पर बात करेंगे शायद। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी पर हम बात करेंगे। ये भी एक लंबा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक के साथ अगर इसको हम मिला देते हैं तो फिर ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगले लेक्चर तक इसको छोड़ देते हैं। आपसे एक और गुजारिश है कि इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और महफूज रहें। तमाम बीमारियों से ख़ुद को महफूज रखने की कोशिश करें। अल्लाह निगहबान।